औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह खान और आज फिज़िक्स की क्लास में आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैरियत से रह रहे होंगे। बेटा, आज हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो है रियल एंड अपैरेंट वेट। आप लोग इसके मुतालिक स्कूल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूं कि रियल एंड अपैरेंट वेट में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेट क्या चीज होती है। तो बेटा, उस लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो दरअसल उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेट दरअसल उस पे लगने वाली जमीन की तरफ से लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि वेट दरअसल हमारे पास एक फोर्स है। ठीक है, तो बेटा जी, अब जब आप ये बात कर रहे हो तो मैं यहां पे लिख के समझा देता हूं कि आप दरअसल वेट किस चीज को बोलते हैं जो आपकी अर्थ पुल करती है, यानी कि अर्थ की तरफ से जो पुल की फोर्स लगती है। ठीक है, यानी वो फोर्स जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए लगाती है, तमाम ऑब्जेक्ट्स को जमीन अपनी तरफ खींचती है। तो आप लोगों ने वहां पे ये पढ़ा होगा कि जमीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ उतनी फोर्स से खींचती है जितना कि उसका क्या होता है, वेट होता है। तो दरअसल इसी को बेस बना के हम जो है रियल एंड अपैरेंट वेट के मुतालिक पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि आपके पास जो रियल वेट होता है, दरअसल जो आपके पास रियल वेट होता है, मैं यहां पे इसकी हेडिंग दे देता हूं, रियल वेट। ये बेटा वही आपकी डेफिनेशन होती है, यानी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट दरअसल उस पे लगने वाली अर्थ की फोर्स है। अर्थ की फोर्स है जी, और इस अर्थ की फोर्स की जितनी वैल्यू होती है हम कहते हैं कि वो हमारा क्या कहलाती है, रियल वेट कहलाती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ, रियल वेट की बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितनी फोर्स से खींचती है, वो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रियल वेट कहलाता है। उस ऑब्जेक्ट जिसका मास m होता है उसका वेट होता है। यानी जमीन की तरफ से कितनी फोर्स लग रही है, ये जो कितनी फोर्स यानी इसकी जितनी वैल्यू होगी वो उस ऑब्जेक्ट का हमारा क्या कहलाएगा, रियल वेट कहलाएगा। और इसको आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेट W से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। अच्छा, ये बात थी रियल वेट की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपैरेंट वेट की। अपैरेंट वेट, तो बेटा जी याद रखें कि अपैरेंट वेट आपने वहां पे भी पढ़ा होगा
कि दरअसल आप जो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू करते हैं, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्प्रिंग उसको बैलेंस बोलते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट इस्तेमाल करने के लिए, वेट मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। अच्छा, बात याद रखिएगा कि जब आप स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करें, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करें बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, तो बेटा याद रखें कि वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कभी आपको करेक्ट रीडिंग देता है और कभी नहीं देता। यानी स्प्रिंग बैलेंस का जो स्केल होता है उस पे जो वेट की वैल्यू आ सकती है या वैल्यू आती है उसके मुतालिक हम 100% श्योर नहीं होते कि वो हमारी वैल्यू ठीक होगी या नहीं होगी। तो दरअसल उस स्केल पे जो वैल्यू आएगी उस ऑब्जेक्ट के वेट की, उस वैल्यू को आप अपैरेंट वेट बोलते हैं। यानी उस ऑब्जेक्ट का वो अपैरेंट वेट होता है और कह सकते हैं कि हम उस वेट के बारे में 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या उसकी वैल्यू ठीक होगी या नहीं होगी, जिसकी वजह से हम उसको अपैरेंट वेट में लेके जाते हैं। यानी मैंने आपको ये बता दी कि यहां पे भी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, वेट मालूम करते हैं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट वैल्यू आएगी, यानी वेट की वैल्यू आएगी आपके स्प्रिंग बैलेंस के स्केल के ऊपर। तो स्केल पे आने वाली जो वैल्यू होगी दरअसल उसको आप क्या बोलते हैं, अपैरेंट वेट बोलते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे कैन नॉट गिव अस अ वेरी राइट और करेक्ट वैल्यू, करेक्ट आंसर्स। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो आपको सही या दुरुस्त वैल्यू नहीं देता, जिसकी वजह से हम उसको अपैरेंट वेट कहते हैं। ये बात हो गई जी रियल वेट की और अपैरेंट वेट की। आई होप कि आपको इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो या फर्क का अंदाजा हो गया होगा। मजीद एक बात कर देता हूं आप लोगों का कंसेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए कि बेटा अनाज का काम करने वाले यानी गंदम या चना या इस तरह की चीजों का काम करने वाले या खरीदो फरोख्त करने वाले लोग जो होते हैं उनके यहाँ ये अक्सर दुकानों पे मौजूद होते हैं स्प्रिंग बैलेंस, और वो क्या करते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को किसी फिक्स पॉइंट के साथ लटका देते हैं और उसका दूसरा सिरा जो होता है इस तरह से बने होते हैं, शायद आपने देखा भी हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे यहां पे आपका क्या लगा होता है, स्प्रिंग बैलेंस लगा होता है इसके अंदर, और इसके इस सिरे पर क्या होता है, ऐसे जो है लटक रहा होता है। तो आपने जिस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना होता है आप क्या करते हैं, उसको इसके साथ लटका देते हैं। यानी लेट्स सपोज आपने इसका, ये गंदम की बोरी है, जिस मतलब कोई भी अनाज है, तो इसका अगर आपने वेट करना है तो दरअसल आप इसके साथ लटकाते हैं। अब जैसे ही आप इस मैस एम की बोरी को इसके साथ लटकाते हैं तो इस स्प्रिंग बैलेंस के स्केल पे कोई वैल्यू आती है और उस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, अपैरेंट वेट बोलते हैं। और दरअसल ये वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि जैसे ही आप इस मैस को इसके साथ लटकाते हैं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, टेंशन प्रोड्यूस होती है। यानी आपका स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली टेंशन को कैलकुलेट करता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी मैस को लटकाने से इसके अंदर जो टेंशन T प्रोड्यूस होगा अपवर्ड, इस टेंशन T को भी आप अपैरेंट वेट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम इस पूरे आर्टिकल के अंदर हमेशा जो है अपैरेंट वेट को क्या कहेंगे, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रियल वेट होगा उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये उनके सिंबल्स होंगे, ठीक है। तो ये था इसके हवाले से रियल और अपैरेंट वेट के हवाले से। इसके बाद जो है कुछ केसेस हैं और वो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आज के लेक्चर में वो आपके साथ डिस्कस कर लूं। बेटा केसेस जहां पे आते हैं, मतलब ये रीजन इसके बिहाइंड ये होती है कि अक्सर आपने सुना होगा कि स्पेसशिप के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है
यानी एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो अक्सर उनके लिए एक वर्ड बोला जाता है वेटलेसनेस, कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेटलेसनेस होते हैं। तो क्यों होते हैं, आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी ये रीजन भी तलाश करेंगे। तो बेटा इसके लिए एक डायग्राम मैं बनाता हूं, और लेट वो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि मैं एक लिफ्ट बनाता हूं, ठीक है। और इस लिफ्ट के अंदर क्या करते हैं कि जो लिफ्ट की सीलिंग है, यानी कि उस सीलिंग के साथ हम क्या करते हैं, अपने स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर देते हैं, यानी ये स्प्रिंग बैलेंस आपका लगा हुआ है, और इसके दूसरे सिरे से कोई भी मास m का ऑब्जेक्ट जो है वो लटका देते हैं, ठीक है। तो लाजिम बात है, जब आप इस डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई है, शायद आपको नजर भी आ रही होगी, ठीक है। ये एक लिफ्ट है, और उस लिफ्ट के अंदर उसकी छत से यानी सीलिंग से मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस को लटकाया है, और स्प्रिंग बैलेंस से मैंने एक मास m का वेट मालूम करने के लिए उसको लटका दिया है। तो इसकी जो वेट की फोर्स होती है वो डाउनवर्ड लगती है, आपने ये स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा, और यहाँ पे एक टेंशन T की फोर्स लगती है जो अपवर्ड होती है, जो स्प्रिंग बैलेंस कैलकुलेट करके आपको स्केल वैल्यू दे रहा होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये बात बेटा कि जब इसको आपने एक और आपकी समझ के लिए कि यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जर्वर यानी कि एक बंदा भी हम यहां पे खड़ा कर देते हैं, और लेट्स सपोज ये बंदा जो है ये सारी सिचुएशंस को देख रहा है, या आप ऐसा करें इस बंदे को भी कोई ना कोई मास m का ऑब्जेक्ट जो है वो थमा दें, यानी कि इसने भी क्या है, कोई भी वजन उठाया हुआ है, ठीक है। अब ये बात आपने डायग्राम से जो है अपने माइंड में स्केच बनाना है, और फिर इंशाल्लाह हम आगे इसी को देखते हुए क्या करते हैं, ये तमाम बातें करते हैं रियल एंड अपैरेंट वेट के बारे में। अब बेटा देखें कि फर्स्ट केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और moving with uniform velocity। पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपकी लिफ्ट क्या है जी, रेस्ट पे है या क्या कर रही है, मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा बेटा देखें कि जब ये लिफ्ट रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो हमें बताता है, क्या बताता है जी, कि F इज इक्वल टू किसके होता है, ma के बराबर होता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है, ठीक है। और अगर ये आपकी लिफ्ट जो है ये रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, तो वहां पे उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। यही आप कह सकते हैं कि जब ये लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है जी, 0 है। अब यहां पे देखें तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्सेस लग रही हैं, यानी यहां पे अगर हम F की बात करें तो वो आपकी टेंशन T की फोर्स और प्लस वेट की फोर्स लग रही है, ठीक है। अब बेटा यहां पे क्योंकि ये रेस्ट पे है, लेकिन फिर भी आपकी टेंशन T की फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके स्प्रिंग बैलेंस के साथ क्या है, लटका के रखा हुआ है, तो वो क्या है जी, टेंशन T की फोर्स भी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, यानी अपैरेंट वेट की फोर्स भी लग रही है और रियल वेट की फोर्स भी लग रही है। तो मैं कहता हूं कि क्योंकि ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे ऑब्जेक्ट यानी मैस आपने जो लटकाया हुआ है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है जो अपवर्ड फोर्स लग रही है अपैरेंट वेट की, वो डाउनवर्ड फोर्स जो रियल वेट की फोर्स है वो बराबर है, और क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन T माइनस W आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहां पे जो हमने लिखा है ये दोनों फोर्सेस, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स यही लग रही थी, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ये नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहां पे आपको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma और T माइनस W। मैंने सिंपल क्या किया
फोर्स की वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और आपको पता है कि जब ये रेस्ट पे होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और t माइनस w, और यहां से हम बता सकते हैं कि t जो है वो बराबर आ जाएगा w के। यानी इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि हमारा जो अपैरेंट वेट होगा वो हमारे रियल वेट के इक्वल होगा। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी आपकी लिफ्ट क्या होगी, रेस्ट पे होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। इसकी एग्जांपल जरा सुन लें ताकि आपको ये कंप्लीट जो है कंसेप्ट इसका माइंड में बैठ जाए। तो बेटा बचपन में अगर हम जाएं अपने बचपन में, तो हम क्या करते थे, किसी भी दरख्त से रस्सी की मदद से जो है वो झूला बनाते थे, यानी कि वो दरख्त के ऊपर एक सिरे से मतलब रस्सी का वो दरख्त के ऊपर बांध देते थे और दूसरे सिरे से कोई डंडा या वो जो है इस तरह से कोई भी फटा वगैरह इस तरह से हम उसके साथ क्या कर लेते थे, वो कनेक्ट कर लेते थे और उसके ऊपर बैठ के फिर क्या करते थे, ऐसे ठीक है झूले लेते थे। अब आपने माइंड में रखना है कि आपका वो झूला तैयार है और आप उसके ऊपर बैठे हैं, यानी आप मूव नहीं कर रहे, आप जस्ट उसके ऊपर बैठे हैं, ना आगे मूव कर रहे हैं ना पीछे, जस्ट आप उसके ऊपर बैठे हैं, यानी आप रेस्ट पे हैं। तो ये वो वाली कंडीशन है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो बेशक आप जमीन से हाइट पर हैं, लेकिन आपका जो अपैरेंट वेट है वहां पे वो आपके रियल वेट के क्या है, बराबर है। इस कंडीशन का ये मतलब है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड केस आता है इस चीज का, कि जब क्या हो, अब देखिए लिफ्ट जो होती है उसके तीन केसेस हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पे हो सकती है, या अपवर्ड जा रही होती है, या डाउनवर्ड जा रही होती है। तो इस तरह से अब हम कहते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। सेकंड केस में हम कह लेते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड जी, कि जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही हो। अच्छा बेटा जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने लटकाया हुआ है ये भी अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करे यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दिस केस जो अपैरेंट फोर्स है यानी टेंशन T की फोर्स है इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ W, वेट की यानी रियल वेट की फोर्स कम है क्योंकि ये ऊपर मूव करके जा रहा है, तो आपकी टेंशन T की फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी वो इस तरह से F इज इक्वल टू T माइनस W हो जाएगी, और यहां पे फोर्स की वैल्यू आपको पता है Ma इक्वल टू T माइनस W हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी T को इधर ही रहने देते हैं, माइनस का W उधर जाएगा तो ये बन जाएगा Ma और प्लस W। तो यहां से रिजल्ट देखें तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये वाला जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो इस ऑब्जेक्ट का जो अपैरेंट वेट होता है वो रियल वेट से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, ma टाइम। यानी कि आप कह सकते हैं यहां पे कि अपैरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन देयर रियल वेट बाय एन अमाउंट ऑफ ma, ठीक है जी, कि आपका अपैरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, बाय एन अमाउंट ऑफ ma, यानी इतना जो है ये रियल से ज्यादा होगा आपका अपैरेंट वेट। तो इस केस का ये मतलब है। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड केस जो है वो यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब सिंपल आपको पता हो जाना चाहिए, महसूस हो जाना चाहिए कि हम क्या करने लगे हैं जी, कि जब लिफ्ट क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है जी। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो तब क्या आता है जी, देखते हैं। अच्छा बेटा देखें, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब
मतलब क्या है कि जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फिर जो रियल वेट की फोर्स है यानी डब्ल्यू वेट जो ऑब्जेक्ट का है फिर वो ज्यादा हो जाएगा आपकी अपैरेंट फोर्स या अपैरेंट वेट से। ठीक है, तो इस केस में आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी डब्ल्यू माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ma इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, और यहाँ पे इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट w इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ma और माइनस का t उधर जाके प्लस t। तो इस केस से रिजल्ट क्या आया कि इस मतलब जब लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो यहां से हमने क्या लर्न किया, और हमने लर्न ये किया है कि हमारा जो रियल वेट होगा वो अपैरेंट वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, बाय एन अमाउंट ऑफ ma, यानी ma टाइम आपका रियल वेट जो है वो अपैरेंट वेट से ज्यादा होगा। यानी ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें जब ये नीचे मूव करके आ रहा होता है तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे रियल वेट क्या है, इज ग्रेटर देन द अपैरेंट वेट बाय एन अमाउंट ऑफ ma। तो इस तरह से ये उलट है उसका सेकंड का, आप कह सकते हैं कि ये रिवर्स एक प्रोसेस यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, तो इस तरह से ये केस थे लिफ्ट की हालत में। अच्छा यहाँ पे जरा और ये जो बंदा लिफ्ट के अंदर हमने जो है बेचारे को खड़ा किया था उसको हम भूल गए, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा इन तमाम केसेस को मद्देनजर रखते हुए जब हमारी लिफ्ट क्या होती है, रेस्ट पे होती है, तो ये बंदा जो उसके अंदर खड़ा है अब इसने जितना भी वेट उठा रखा है तो वो उसका क्या होगा, नॉर्मल वेट होगा, यानी कि उसका रियल वेट और अपैरेंट वेट क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज लिफ्ट इज एट रेस्ट। ठीक है जी। अब जब बात हमने की सेकंड केस की कि जब लिफ्ट क्या होगी, अपवर्ड मूव करके जाएगी यानी ऊपर मूव करेगी, तो इस लिफ्ट के अंदर इस बंदे ने जितना भी वेट जो है उठाया हुआ है तो जब वो ऊपर मूव करके जाएगी तो वो उसको ज्यादा महसूस होगा, यानी उसका अपैरेंट वेट बढ़ जाएगा, यानी उसके लिए ऊपर यानी कि जैसे लिफ्ट जा रही है तो वो अपने जितना भी उसने वेट उठाया हुआ है जब ऊपर जाएगा तो उसको भी अपनी एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी, यानी कि उसको भी फोर्स लगानी पड़ेगी अपने वेट को ऊपर उठा के ले जाने के लिए। ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ बंदा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उसको अपना वेट क्या लगेगा जी, ज्यादा लगेगा, यानी उसका अपैरेंट वेट उसके रियल वेट से ज्यादा महसूस होगा। इसी तरह से थर्ड केस के अंदर जब हम जाते हैं तो जब लिफ्ट नीचे मूव करके आएगी तो इस बंदे ने जितना भी वेट उठा रखा होगा जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करके जाएगी तो इसको ऐसे महसूस होगा कि उसका जो वेट है वो क्या है जी, कम है, यानी कि उसको ज्यादा से यानी कि जो अपैरेंट वेट है उससे भी कम लगेगा, यानी असल में उसको रियल वेट जो है वो उसका महसूस होगा। तो इसी तरह से बेटा ये केस थे जब हमने स्प्रिंग बैलेंस को किसी मतलब लिफ्ट के अंदर क्या किया हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था, उसके अंदर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट क्या किया हुआ था, लटकाया हुआ था। अच्छा जी हाँ, एक चीज और, ये तो बात थी कि किसी न किसी तरीके से हमने खुद ये प्रोसेस क्या किया, सिस्टम जो है खुद हमने डेवलप किया, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट ऊपर या नीचे तो ये हम खुद करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो, ठीक है जी, ये बड़ी अहम चीज है। ये जो केस नंबर हमारा 4 बन जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो, इसको मैं केस नंबर 4 इसको भी केसेस में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो जब क्या कर रहे हो जी, ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो, यानी कि कोई और फोर्स ना लग रही हो, जस्ट अंडर द ग्रेविटी वो क्या कर रहे हो, फॉल कर रहे हो। तो उस वक्त क्या होता है, चलें जी, तो उस वक्त देख लेते हैं जब ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे होते हैं तो उनके लिए हमने इक्वेशन लिखी हुई है कि वो W माइनस टी होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से कि जब नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका वेट ज्यादा होता है, ठीक है, उसके रियल वेट ज्यादा होता है अपैरेंट वेट से। अच्छा यहां पे इस चीज को तो उसी तरह से आप लिखेंगे, खैर अभी इसको रहने दें। ठीक है, तो W और माइनस टी की जगह पे आपको पता है, आप वेट जो होता है उसका फार्मूला भी आपको शायद बताया हो। ठीक है, कि जो हमारे पास वेट होता है W इज इक्वल टू वो होता है mg। ठीक है जी, अब जब फ्री फॉल करेंगे तो इसकी जगह पे भी मतलब mg आ जाएगा,
और ये अपैरेंट भी वेट हमारे पास वेट ही होता है, तो ये mg आ जाएगा। यानी ओवरऑल आपका यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक और बात मैं सही तरीके से आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि हमने फ्री फॉल के लिए अपैरेंट वेट कैलकुलेट करना था, तो हमने फोर्स में मालूम फोर्स की तरफ चला गया। तो यहाँ पे अगर हम F को, ठीक है, और ये -t है, उधर जाएगा तो +t हो जाएगा, इक्वल टू W हो जाएगा, ठीक है। और t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, W, और ये F इधर जाएगी तो इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज जो है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का आपको पता है कि वेट कितना होता है जितनी कि उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है। तो ये केस मैं देख लेता हूं, बुक पे अगर है तो मैं बता देता हूं, अदरवाइज हाँ जी है बिल्कुल, ठीक है जी। तो अब देखिए बेटा कि t इज इक्वल टू, यानी अब जब ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल कर रहे होते हैं तो उनका अपैरेंट वेट जो होता है वो कितना होता है, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बेटा देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन लीनियर नहीं होता, बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होता है, ठीक है। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ जो कि हमारे पास ma होता है, इन केस फ्री फॉलिंग हम उसको लिखेंगे F इज इक्वल टू mg, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि वेट भी आपका mg के बराबर होता है, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे भी mg और इस फोर्स की जगह पे भी mg आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपैरेंट वेट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस प्रोसेस के लिए ये क्या हमें बताता है कि जब ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं, फ्री फॉल कर रहे होते हैं, तो उनका सारा जो आपका वेट होता है वो रियल वेट होता है, यानी वहां पे उनका अपैरेंट वेट क्या होता है, 0 होता है। और बात वही आ जाती है जो मैंने पहले आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट दरअसल उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे ही हमने फ्री फॉल करवाया तो अपैरेंट वेट 0 आ गया, यानी वहां पे सारी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से उसका वेट एग्जिस्ट करे और वो वेट हमारा रियल वेट होता था, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से आप लोग क्या कहते हैं कि जो आपके अर्थ के अराउंड ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वो वेटलेसनेस उनको बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे उनका अपैरेंट वेट जो होता है वो 0 हो सकता है। और ये भी बात बताता चलूं कि किसी भी एक्सेलरेटिंग सिस्टम के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके अपैरेंट और रियल वेट इक्वल हो या इक्वल ना हो, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशंस हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या अपैरेंट वेट ज्यादा होगा या रियल वेट ज्यादा होगा या वो इक्वल होंगे, किस किस कंडीशंस के लिहाज से किस किस सिचुएशन में वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। वो मैंने केसेस आपके साथ 4 केस बनते हैं इसके, ठीक है, आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। इन 4 केसेस को सामने रखते हुए आप बता सकते हैं, सिचुएशंस का जो है मुताला जो है कर सकते हैं और वहां से अपनी ऑब्जर्वेशंस के हवाले से आप रिजल्टेंट बात कर सकते हैं कि कौन सा जो रियल या अपैरेंट वेट बराबर कब होंगे और अपैरेंट कब होगा, अपैरेंट वेट ज्यादा कब होगा रियल से, या रियल अपैरेंट वेट से ज्यादा कब होगा। तो इस बात का तयन आप यहां से कर सकते हैं। तो बहुत ही अहम आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।